एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस होम साइंस। तो आज हम करते हैं सीजी सेट के पेपर 2 दैट इज़ होम साइंस का एनालिसिस। तो कल जो हमारा पेपर हुआ था वो कंपैरेटिवली बहुत इजी हुआ था। ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने नेट की प्रिपरेशन की थी तो पेपर बहुत ही इजी आया था। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों का सीजी सेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं आप लोगों को अभी आंसर बताने वाली हूँ वो हो सकता है 100% सही ना हो, बट आपको एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाएगा कि आपने जो आंसर्स मार्क करके आए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो एटलीस्ट आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया हो जाएगा कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो सही है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट है ये है सेट ए। तो जिनका सेट ए है उनके लिए जो क्वेश्चन है ये सीरीज़ और सीक्वेंस में अरेंज है, बट जिनका सेट बी सी डी है तो आप क्वेश्चन के साथ अपने आंसर मैच कर सकते हैं, सीक्वेंस आपके अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद लो बर्थ वेट बेबीज़। ऐसे बेबीज़ जिनका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो जनरली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ये आपको जब भी बच्चा जस्ट बर्थ हुआ है तो उसको ये डिसऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है कि दिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये जो ऑप्शन है वो सही है। सेकेंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज प्रोटेक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, प्रोटेक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो सबसे फर्स्ट ऐसी कोई कैटेगरी बनी ही नहीं है जिसमें आपको ऑप्शंस दे दिया हो, जैसे एप्पल, बनाना, मेलन्स एंड ग्रेप्स। कितने सारे फ्रूट्स हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स का यही फंक्शन है कि वो आपको एक प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप ये जो ऑप्शंस है जिसमें कि स्पेसिफिक फूड का नेम दिया है, इसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दैट इज़ येलो टू ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। येलो टू ग्रीन में हमारे बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं। सेकेंड है विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये भी आपका क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है इनका। तो ऑप्शन ए एंड सी जो है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है आफ्टर कटिंग फ्रूट्स द ब्राउनिंग कम्स ड्यू टू विच एंजाइम। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था जो कि नेट के पेपर में आ भी चुका है, बट नेट के पेपर में बहुत डीप क्वेश्चन आया था कि आपका सीक्वेंस लगाओ। ब्राउनिंग जो होती है, अगर फ्रूट्स कट होता है तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो एंजाइम्स यहाँ पे पूछा है, तो एंजाइम्स है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है आपको मैच द कॉलम करना था। ये आपके इंग्रेडिएंट्स है और इन इंग्रेडिएंट में कौन से एडल्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं। हमने एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, अगर आपने मेरी नेट की क्लासेस ज्वाइन की होगी तो उसमें हमने एडल्ट्रेशन के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि कौन से फूड प्रोडक्ट में कौन सी ऐसे मिक्सचर कर दिया जाता है जिनसे कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा एडल्ट्रेंट है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है, इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सबसे फर्स्ट है कोरिएंडर। कोरिएंडर में जनरली वुड का डस्ट मिक्स किया जाता है, ऑलमोस्ट सेम कलर रहता है। ब्लैक पेपर में पपाया सीड का मिक्सचर किया जाता है। टर्मरिक पाउडर में लेड क्रोमेट, ये एक कलर है जो कि टर्मरिक को क्या कर देता है, और भी ज़्यादा येलो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड में आर्जिमनी सीड्स मिक्स किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कि राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये कौन से ईयर में आपके कौन से ईयर में ये फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 2013 में। नेक्स्ट है ये आपके दिए हुए हैं विटामिन्स, और ये विटामिन्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इनके फंक्शन से मैच करना था। जो ऑप्शन ए है विटामिन डी, उसके हमारा ऑप्शन डी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये बहुत ही ईजी ऑप्शन था। हम सबको पता है कि विटामिन डी किस लिए एसेंशियल रहता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल रहता है। कैल्शियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ए का ऑप्शन 4 दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप देखो ये ऑप्शन 4 के दो ही ऑप्शन है, आपका बी और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड है आपका विटामिन बी। तो जनरली जो विटामिन बी रहता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा विटामिन बी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। विटामिन ई जो रहता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और विटामिन के जो रहता है वो आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका ऑप्शंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर प्रोटीन। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोटीन के लिए ट्रू नहीं है। तो हम सबको पता है कि जो प्रोटीन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, आपका प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स रहते हैं उसमें नाइट्रोजन भी रहता है। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो एक तो आपका डी फॉर श्योर होना चाहिए। दूसरा चीज़, दे आर हाफ ऑफ द ड्राई बॉडी वेट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारा हाफ ऑफ द ड्राई बॉडी वेट होगा। तो यहाँ पे ए एंड डी जो है ये गलत ऑप्शन है। तो ए एंड डी, तो ऑप्शन बी जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी। एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट प्राइमरी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़। अब यहाँ पे ये पूछा, अगर हम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक प्राइमरी पार्ट नहीं रहता, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सबको पता है प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ है, ये सारे किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो जो आपका रीज़न है वो तो गलत है, जो आपका असर्शन है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द बेस्ट पीएच फॉर मोल्ड ग्रोथ। अब ये वाला जो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा होगा, बट फॉर श्योर ए और डी तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि काफ़ी सारे जो साइट्स है उसमें 3 to 8 भी दिया हुआ है, 4 to 6, 4 to 9। तो ये वाला जो 9th है ये अभी जब हमारी आंसर की आएगी तभी हम लोगों को इसका ऑप्शन पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन विनेगर प्रोडक्शन। तो विनेगर के प्रोडक्शन में आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे फर्स्ट बहुत ही ईजी, आप क्या करोगे, फ्रूट्स को एक्सट्रैक्ट करोगे और उसको ईस्ट के साथ मिक्स करोगे। तो सी से ही आपका ये जो ऑप्शन है वो बनता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होगा आपका, फ्रूट एक्सट्रैक्ट प्लस ईस्ट। उसके बाद आपके में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, अल्कोहल फर्मेंटेशन, फिर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, फिर आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करोगे, पास्चराइजेशन, लास्ट में बॉटलिंग होगी। अगर आप सीधा लास्ट ऑप्शन देखते तो भी आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। बॉटलिंग मतलब कि आप बॉटल में क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को फिल कर रहे हो, तो ये ऑप्शन आपका हमेशा लास्ट में आता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन इज स्टिल अ की फैक्ट फॉर इंडियन पॉपुलेशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट के कारण जो माल न्यूट्रिशन देखा जाता है वो स्टिल एक फैक्टर है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, इसके काफ़ी सारे आई थिंक 5 जो है वो लेटेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग कितने % ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया सफ़र फ्रॉम एनीमिया। द थिंग इज़ यहाँ पे एग्जैक्ट 50% दिया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें जो असर्शन एंड रीजन है ये तो ट्रू है, इट इज़ ट्रू। बाकी अगर आप सारे ऑप्शन देखो तो इसमें असर्शन एंड रीज़न फॉल्स है, ये हो ही नहीं सकता। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ही करेक्ट है, बट इसमें एक कोर एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन दिया हुआ है, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि एग्जैक्ट 50% नहीं है। 53% वुमेन है, 58% चिल्ड्रेन है, ठीक है। बट एज पर द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू मेक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। ये हम क्लास 10th में पढ़ा करते थे, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस आए हैं कंपैरेटिवली अगर आप नेट का पेपर देखो तो। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। सबसे फर्स्ट हम चीज़ों को, कोई भी फूड प्रोडक्ट को हम लोग खाते हैं, दैट इज़ इंजेस्ट करते हैं, देन हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन, और लास्ट में हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड एनीमिया देखा जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। दे आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं, बी एंड सी। फैट सॉल्युबल हमारे होते हैं ए, डी, ई एंड के, तो ऑब्वियसली रेटिनॉल दैट इज़ ए एंड के ऑप्शन नहीं है, तो बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द परफेक्ट डाइट रेशियो फॉर एन एथलीट क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ 60, 25 to 15, ये जो ऑप्शन है ये मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की उस हिसाब से मुझे जो 40-30-30 डाइट है ये जनरली डायबिटीज़ में दी जाती है। 50-30-20 आई डोंट नो कि ये करेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि एज सच मुझे ये एथलीट के अकॉर्डिंग नहीं देखा, बट 60, 25 और 15 ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे एज सच कुछ मेंशन नहीं किया गया है कौन सा कार्ब, प्रोटीन एंड फैट। एज पर 60 कार्ब्स, 25 प्रोटीन एंड 15 फैट होना चाहिए,
बट अगर इसमें ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि सेट ने कुछ फॉर एग्जांपल ऑल करेक्ट कर दिया या सी करेक्ट कर दिया, तो हम इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वैलिड रिसर्च पेपर है इसके अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक लेमन पिकल। अब लेमन पिकल बनाने के लिए आपको इनको स्टेप्स में अरेंज करना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, लेमन बनाना है तो आप लेमन को वॉश करोगे। ऑप्शन सी से ही आपका ये ऑप्शन बन रहा है। लास्ट में आप क्या करोगे, क्लोज विथ टाइट फिटिंग लिड, आप उसको बना के उसको क्लोज कर दोगे। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। बहुत ही ईजी पेपर आया था, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, बट स्टिल अगर जो नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेपर नेट के कंपैरिजन में आई डोंट थिंक सो कि 20% भी होगा। बहुत ही लो लेवल पेपर था। तो अगर आप नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू स्टिल हैव टू स्टडी हार्ड आपको नेट क्लियर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ आयरन पर डे फॉर प्रेगनेंट लेडी इज़ 30 mg पर डे। स्टिल यहाँ हमारा 2024 रिवाइज्ड आ गया है, बट यहाँ पे 2020 पूछा था, बट अभी जो लेटेस्ट है वो 2024 है, जिसमें कि काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। अ पर्सन बिकेम ओबीज एट विच पॉइंट ऑफ BMI, सो इट इज़ 25 से अगर ग्रेटर आपका BMI है तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे, ओबीज कैटेगरी में आ जाओगे। देर आर द टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, तो ऑब्वियसली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ क्वाशियोरकर एंड मरासमस। तो ऑप्शन ए एंड डी जो है वो करेक्ट है। नेफ्राइटिस एंड जॉन्डिस ये हमारे लीवर डिजीज़ है, ये आपके माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना था, जस्ट मैच करना था कौन किससे रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट हमको पता है बिलीरुबिन किससे रिलेटेड है, दैट इज़ जॉन्डिस। तो डी का 1 इज़ कन्फर्म। यहाँ पे डी के 2 ऑप्शन है, ऑब्वियसली सी एंड ए एलिमिनेट हो गया। अब आप कौन सा मैच कर सकते हो, ए को देख लो, अंडरवेट। अंडरवेट में 2 ऑप्शन है, 2 एंड 3rd। अंडरवेट H पाइलोरी के कारण तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली जो हमारा 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसको अगर देखें तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। Which fiber is known as the queen of fibers? So silk is called the queen of fiber. So in this question यहाँ पे assertion पूछा गया है कि acid dye are suitable for wool and silk. Absolutely correct. Second is second ये पूछा है acid dye from ionic bonds विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप फाउंड इन वूल एंड सिल्क। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। इसका रीज़न ये है कि एसिड डाई ये सुटेबल है वूल एंड सिल्क का, बट यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि एसिड डाई फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप फाउंड इन वूल एंड सिल्क। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप रहता है, एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका रीज़न है वो इनकरेक्ट है और असर्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आपका डी होगा। सबसे बेस्ट तरीका है अगर किसी भी चीज़ का हम सीक्वेंस याद करने के लिए कि स्पिनिंग का जो ऑप्शन रहता है वो हमेशा लास्ट में आता है। तो यहाँ पे स्पिनिंग के 2 ऑप्शन हैं, तो आपके बी और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। सेकेंड है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, तो ऑब्वियसली जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा वो पहले ड्राइंग होगा, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, ये आपका सीक्वेंस रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ऐसे 2 क्वेश्चन सिमिलर आए हैं जिसमें कि आपसे जस्ट सीक्वेंस ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो डी होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका पूछा है कि ट्विस्ट के बारे में बताना है कि ट्विस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो यार्न ट्विस्ट है उसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है Z और S, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। शॉर्ट फाइबर ऑफ लिनन को हम टो बोलते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। तो प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइबर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो करेक्ट है। प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर को याद करने का भी हमने एक निमोनिक मैंने तुम लोगों को बताया था जिन्होंने मेरी नेट की क्लासेस ज्वाइन की थी, कि हाई हील और इलास्टिक वाली यूनिफॉर्म में फ्लेक्सी एंड स्ट्रेंथ कैसी। तो ये जो इससे हमको काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी। कोहेसिवनेस भी होता है, स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने यही सीक्वेंस याद किया होगा तो यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है इनसॉल्युबल प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर। हमको पता है सिल्क में दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं आपके,
सेरिसिन और फाइब्रोनिन, जिसमें कि ये जो है ये आपका सॉल्युबल टाइप होता है और जो फाइब्रोइन है वो आपका होता है इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ यार्न कंस्ट्रक्शन। तो पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया ऑप्शन सी दैट इज स्पिनिंग, ये आपका लास्ट में होगा, यहाँ से तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फाइबर से फैब्रिक बनाने का। तो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट आपका यार्न होता है, यार्न को हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, ट्विस्टिंग, वीविंग एंड ऑल, ये सब करके आपका बनता है फाइबर, और फाइबर कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। फाइबर से फैब्रिक नहीं बनता, यार्न से आपका फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये सारे आपके कुछ कुछ स्टेप्स बोल सकते हैं और आपको उसको मैच करना है। सबसे इजी यहाँ पे ऑप्शन क्या था हमारा, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, वो है लॉन्ग फाइबर्स। तो लॉन्ग फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट फाइबर यानी ऐसी फाइबर जो कि लॉन्ग होती है। तो 1 डी का 1 इज़ कन्फर्म। डी के 1 में आपके 2 ऑप्शंस है। सेकेंड है आपका स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या करते हो, सॉरी कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में आप क्या करते हो, आपके अगर जो भी फाइबर की लेंथ छोटी है या बड़ी, आप उसको क्या कर देते हो, सेपरेट करते हो कॉम्बिंग की हेल्प से। तो इससे आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन अटैचमेंट ऑफ स्यूइंग मशीन। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें ये पूछा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ एन अटैचमेंट ऑफ स्यूइंग मशीन। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें अगर आपका देखा जाए तो जो शटल है वो आपका पार्ट नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है स्विंग मशीन का, बट ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों ही आपके स्विंग मशीन के अटैचमेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। द थिंग इज़ कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 1 या 2 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिसमें कि इन एन अटैचमेंट से क्लियरली मेंशन है कि ये तीनों चीज़ अटैचमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो शटल कोई ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन इज़ कन्फर्म। रफलर जो रहता है वो श्योर है, बट यहाँ पे सी आपके सारे ही ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए, बी एंड सी है वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। अगर आपको इंस्पेक्शन करना है तो उसका क्या स्टेप्स होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करोगे, कंफर्म है। उसके बाद आप क्या देखोगे, एग्जामिन करोगे ड्रेस का मेजरमेंट, पैटर्न, सैम्पल। उसके बाद आप क्या करोगे, ओवरऑल ड्रेस को एग्जामिन करोगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए। और लास्ट में आप क्या करोगे, असेसमेंट करोगे, मार्केट की डिमांड कैसी है, सप्लाई, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। 33rd ऑप्शन है, 33rd क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइन्स ब्रॉडन द फिगर। तो यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेसिकली क्या करती है, आपके फिगर को ब्रॉड दिखाती है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो नन ऑफ दीज 90% चांसेस है कि यही आपका आंसर होगा। बट स्टिल अगर ये आंसर नहीं होता है तो जो आपकी डायगोनल लाइन्स है, अगर आप इन डीप सर्च करो तो आपकी जो डायगोनल लाइन्स रहती है वो क्या करती है, एक सेंस ऑफ एनहांसमेंट आपको शो करती है। तो अगर एनहांसमेंट या फिर कोई भी चीज़ को बहुत उभर के कोई चीज़ दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मे बी ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ऑप्शन नंबर ए एंड बी फॉर श्योर नहीं होगा, सी एंड डी में ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश इज़ द आउटलाइन ऑफ द होल गारमेंट। तो सिलेट जो रहता है, सिल्यूट, ये आपका जो गारमेंट का मेन आउटलाइन रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्यूट। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉर श्योर करेक्ट है। हु सेड दैट ऑल फैशंस एंड इन एक्सेस। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। ये एक काफ़ी फेमस फैशन डिज़ाइनर है, इन्होंने ही बोला था कि ऑल फैशंस एंड इन एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको मैच करना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेडिंग पैटर्न। तो ग्रेडिंग पैटर्न मतलब कि आप क्या कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो एक पेपर में डिफरेंट साइज़ की चीज़ों को। तो सी का 4 इज़ कन्फर्म। अगर यही आप देखते तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एवरी फैशन हैज़ अ लाइफ स्पैन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फैशन साइकिल बोलते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट फिटिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फैब्रिक, डिज़ाइन और स्टाइल,
आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक एक ही फैब्रिक है वही करेक्ट फिटिंग के लिए यूज़ होगा, या फिर स्पेसिफिक कोई डिज़ाइन करेक्ट फिटिंग के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे यहाँ का ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, दैट इज़ ओनली एग्जैक्ट मेजरमेंट। आप कोई भी फैब्रिक लो, कोई भी डिज़ाइन चूज़ करो, कैसा भी स्टाइल आप करो, अगर आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट है तो आप वो तीनों चीज़ को मॉडिफाई करके एक एग्जैक्ट फिटिंग का फैब्रिक बना सकते हो, ठीक है। बट स्टिल अगर आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक ले लो, आप उसकी करेक्ट फिटिंग नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लग रहा है। देन यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ ऑयल इन द मशीन, ऑयल शुड नॉट बी पोर्ड इनटू द मशीन। तो यहाँ पे अगर आप असर्शन और रीज़न में देखो तो दोनों ही इनकरेक्ट है। रीज़न इज़ यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ ऑयल, ऐसा नहीं होता, मशीन के लिए स्पेसिफिक अलग ऑयल होता है जो हम यूज़ करते हैं। रीज़न में है कि ऑयल यूज़ ही नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, आपकी मशीन्स को अगर आप चाह रहे हो वो अच्छे से वर्क करे तो आपको यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 40th में है लाइक हैंड नीडल्स मशीन नीडल्स ऑल्सो हैव नंबर्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हैंड नीडल्स के जैसे मशीन नीडल्स के भी नंबर होते हैं जो कि शूइंग वर्क के लिए यूज़ होता है। तो जो असर्शन और रीज़न है ये दोनों ही करेक्ट है। देखो, इन केस अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कोई गलत आंसर बताया है या फिर आपको कुछ सही लग रहा है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मुझे भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या रीज़न है। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक रीज़न गलत दिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि 100% जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो सही होगी, आंसर की आने के बाद ही हमको पता चलेगा, बट स्टिल हम आंसर की पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई वैलिड कंटेंट है जो आंसर अगर सेट प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया आर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, ये एक प्रॉब्लम है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड अगर आप बोलो आपको सही नहीं भी लग रहा है तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्किल एंड नॉलेज आर इनटैंजिबल ह्यूमन रिसोर्सेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्किल एंड नॉलेज जो रहती है वो इनटैंजिबल रिसोर्सेज होती है जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिकली ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। तो ऑप्शन ए और आर, दैट इज असर्शन एंड रीज़न, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेज। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुझे दो ऑप्शन में डाउट लग रहा है क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट कोई रीज़न के साथ नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में ही आपका कोई करेक्ट आंसर होगा। तो 43 का भी मैं श्योर नहीं हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट डेली नीड फॉर एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। टीचर, क्लर्क, होम मेकर को इतनी एनर्जी की नीड नहीं रहती जितना कि एक स्टोन ब्रेकर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग इन अ स्टैटिक पॉस्चर इज़ फटीगिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप एक ही पॉस्चर में बहुत टाइम तक खड़े रहोगे तो आपको थकान महसूस होगी। ब्लड सर्कुलेशन इज़ अफेक्टेड इन दैट एरिया वाइल वॉकिंग इन द स्टैंडिंग पोजीशन, तो एब्सोल्युटली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होगा अगर आप एक ही पोजीशन पे लंबे टाइम तक खड़े हो। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन टाइम मैनेजमेंट वर्क, रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ऑफ टाइम, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, एक बैलेंस कर रहे हो, आपको कितना रेस्ट लेना है, कितना वर्क करना है और कितना क्या करना है, एंटरटेनमेंट, कुछ भी चीज़ें आ सकती है इसमें। तो ये क्या होता है, आपका एक बैलेंस ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट है, इसमें आपका क्या करना है, आपके लेफ्ट साइड कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फोकस और फिलॉसफी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फोकस ऑन पर्सनल मैनेजमेंट। अब फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का ऑप्शन नंबर जो 4th है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रोलिंग पीपल, मतलब कि खुद का प्रॉफिट आप सोच रहे हो लोगों को कंट्रोल करके, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब कि डेवलपिंग एटीट्यूड बाय मेकिंग पीपल कॉन्ट्रीब्यूट द बेस्ट, आप लोगों को क्या कर रहे हो, बेस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक एटीट्यूड को डेवलप करें। तो मे बी जो बी का ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है। द एक्सरसाइज ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, अब द एक्सरसाइज ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट का मतलब ये है, इसमें आपको क्या बताना है, कुछ ऑप्शंस करेक्ट करने हैं। तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं, सबसे फर्स्ट फ्यूचर ओरिएंटेड रहने के लिए कि हमारे फ्यूचर में कोई भी चीज़ की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव यही रहता है कि फ्यूचर आप ओरिएंटेड रहो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सी द एक्शन और वर्क एज अ होल,
आपको क्या करना है, जो भी एक्शन या वर्क है उसको एज अ होल देखना है। ये दो ऑप्शन मोस्ट वैलिड है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। पर्सनल डिसीजन पॉसिबल ही नहीं है। बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ गोल्स अचीव्ड, आपके जो गोल अचीव हो गए उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कैसे करोगे, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी जो है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है। मैनेजमेंट इज नॉट एनकम्पासिंग कॉन्सेप्ट कंपेयर टू डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनिंग। तो ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। रीज़न इस कि इसमें फर्स्ट में ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। सेकेंड, मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनिंग, तो ये भी रॉन्ग है। मैनेजमेंट को हम कंसीडर करते हैं एक मैनेजमेंट के फंक्शनिंग के लिए, तो इसमें जो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, आप ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन है। नॉइस एट 150, तो 150 इज़ टू मच, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ विद 3 सेंटर फंक्शन। तो बेसिकली अगर आप 3 सेंटर फंक्शन देखो तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है, जिसमें आप क्या देखते हो, डिज़ाइन, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, मार्केटिंग कैसे करे और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो बेसिकली सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी थी। एलिमिनेशन टेक्निक में क्या, अराइवल ऑफ सनलाइट, तो अराइवल ऑफ सनलाइट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अराइवल ऑफ सनलाइट के कारण आपको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कैसे होगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, इनफ्लो ऑफ आउटसाइड एयर, अब बाहर से अगर अंदर हवा आ रही है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी और जी को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास जो ऑप्शन बचेगा ए बी सी ई एन एफ, यही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। दूसरे तरीके से आप क्या देख सकते थे, आपको ये पता है कि अराइवल ऑफ सनलाइट ये तो फॉर श्योर नहीं है कोई भी सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का रीज़न, तो आप जहाँ जहाँ जी है ऑप्शन नंबर जी एंड जी, इन तीनों को आप एलिमिनेट करते हैं, आपके पास बी ही बचता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फॉर आर सी सी वर्क द प्लास्टर रेशो। तो बेसिकली अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वहाँ पे अगर आपने देखोगे नंबर्स कि आरसीसी के क्या नंबर्स है, तो वो 1:4 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या रेशो है, अगर आप मिक्स करते हो सीमेंट और कंक्रीट को तो उसका एक काइंड ऑफ रेशो पूछा है। तो बेसिकली 1:4 होता है, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि हमको कैसा मटेरियल चाहिए, बट स्टिल 1:4 है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी में ही कोई करेक्ट ऑप्शन होगा, ए एंड डी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, इन विच कोल द कार्बन कंटेंट रेंजेस फ्रॉम 70 to 90%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है, क्योंकि इसी का मेन जो 70 to 90% होता है, बट काफ़ी सारी वेबसाइट्स में इसको 70 to 90% नहीं करके 70 to 85, 80%, और जो हमारा एंथ्रासाइट होता है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। डी भी अगर हो सकता है तो आई एम नॉट श्योर, बट सी एंड डी में ही होगा, ए एंड बी फॉर श्योर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें ये असर्शन बोला गया है कि ग्रीन रेटिंग सिस्टम इज़ अ टूल। एब्सोल्युटली इट इज़ अ टूल। रीज़न में ये बोला गया इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। रीज़न इसलिए गलत है बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल, इन इवैल्यूएटिंग जो हमारा बिल्डिंग का परफॉर्मेंस है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन्वायरमेंट में, इसीलिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स बनाए गए जो कि आपको इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स एंड एनवायरनमेंट के लिए आपको एक काइंड ऑफ नंबर्स देते हैं। ठीक है, तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। कलर फॉर चिल्ड्रन रूम शुड बी। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जनरली जो चिल्ड्रंस रूम रहते हैं उसमें वार्म कलर्स भी कराए जाते हैं और ब्राइट कलर्स भी कराए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइट कलर्स बेटर ऑप्शन है, बट लेट्स सी कि सेट के थ्रू क्या आंसर की आती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ब्राइट कलर ही इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा। डार्क कलर्स जनरली रूम आपके छोटे दिखाते हैं और उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसीलिए वार्म कलर या ब्राइट कलर में ही एक आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NBC 1970 द स्केल ऑफ साइट प्लान शुड बी। तो एक या दो साइट्स में 1:1000 इज़ द ऑप्शन आया है ये, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। बट काफ़ी सारे साइट्स में 1:400 और 1:500 भी ऑप्शन में आया था, बट यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लग रहा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, इसमें आपको डिफरेंट प्लान को सिर्फ सीक्वेंस में लगाना था। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो सबसे फर्स्ट आप क्या देखते हो, साइट देखते हो जाके, ठीक है, कि कैसा आपको कौन सी जगह पे बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे फर्स्ट होगा साइट, इसी से ही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। न्यूट्रल कलर्स कौन कौन से हैं, बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन था। न्यूट्रल कलर्स आपके कौन कौन से होते हैं, वाइट एंड ब्लैक, रेड एंड ग्रीन आपके न्यूट्रल कलर्स नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। बॉडी मैकेनिक्स मीन्स मेंटेनिंग प्रॉपर मस्कुलर एंड स्केलेटल पोजिशनिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। ऑब्वियसली अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपका जो प्रॉपर मस्कुलर और स्केलेटल पोजिशन है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। इनकरेक्ट बॉडी मैकेनिक्स कैन कॉज स्पाइनल प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न जो है वो ट्रू हैं। इसमें आपको चिल्ड्रन के मोटर डेवलपमेंट को सीक्वेंस में लगाना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट चिल्ड्रन क्या करेगा, स्टैंड अलोन, ठीक है, अकेले वो खड़ा होगा। खड़े होने के बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो साइडवर्ड बैकवर्ड थोड़ा बहुत वो वॉक करने लगेगा। फिर वो क्या करेगा, स्टेयर्स में धीरे से चलने लगेगा। जो सबसे टफेस्ट ऑप्शन था वो क्या था, जंप ओवर द फर्नीचर ईजिली। फर्नीचर पे ईजिली जंप करना इज़ अ टफ टास्क, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अर्ली एडल्टहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम एज, तो जो अर्ली एडल्टहुड है उसकी एज रहती है 18 ईयर्स टू अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शंस मुझे वैलिड लग रहे हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए, बट एक या दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं बट एक काइंड ऑफ इकोनॉमिकली सेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, लार्ज फैमिली साइज, ये सारी चीज़ें। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे इसका ऑल ऑफ द अबोव लग रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। बट यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए एंड सी नहीं दिया था, बट अगर आप गूगल सर्च करोगे या फिर डिफरेंट जगह सर्च करोगे तो ये दो ऑप्शंस जो हैं ये आ रहे थे, ठीक है। तो मोस्ट चांसेस ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड्स है उन लोग RCI के पास जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस वॉज गिवन बाय एरिक एंड एरिक्सन। आप एरिक्सन की जो साइकोसोशल थ्योरी है उसके 8 स्टेजेस में देखोगे तो एक स्टेजेस में क्या था आपका, आइडेंटिटी वाला ऑप्शन भी था। ये किससे रिलेटेड है, आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड है, जो कि किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने दिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट किसकी स्टडी करता है, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक करता है। जैसे ही प्रेग्नेंट कोई लेडी कंसीव करती है वहाँ से लेकर डेथ तक की स्टडी आपको बताता है कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67। इसमें आपको क्या करना है, जो फ्लूइड ने हमारी एक प्रॉपर सीक्वेंस दी थी पर्सनालिटी को डेवलप करने की, वो लगाना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सीक्वेंस हमने याद भी किया था OAPLG के नेम से, जिन्होंने मेरी नेट वाली क्लासेस ज्वाइन की है, तो इससे बहुत ईजिली वे में बन रहा है OAPLG। तो ऑप्शन नंबर डी एंड ई सबसे फर्स्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसमें ये बोला गया है एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ मेंटल डिसेबिलिटीज़ इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेजेस। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी है वो तीनों ही मुझे एक वैलिड ऑप्शन लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी होना चाहिए। लेट्स सी इसका आंसर सेट के थ्रू क्या आता है, बट तीनों ही ऑप्शन है जिसमें कि मेंटल डिसेबिलिटीज़ बच्चों में देखी जाती है। मुझे इसका ऑप्शन ए एंड सी भी लग रहा था, बट द थिंग इज़ कि ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे भी मेंटल डिसेबिलिटी होती है। अगर ऑक्सीजन का फ्लो कम हो गया, या फिर अगर प्रेगनेंसी के जब बच्चा बर्थ होता है उस टाइम पे अगर वीमेन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन से भी आपको मेंटल डिसेबिलिटीज़ होने की चांसेस होती है। इसीलिए ड्यूरिंग बर्थ भी एक वैलिड ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेट्स सी, बट ए, बी एंड सी ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। The term child labor is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development.
ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो चाइल्ड लेबर से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चा है उसका चाइल्डहुड हमने छीन लिया है, उससे हम लोग उनके पोटेंशियल से ज़्यादा हम उसको काम करवा रहे हैं, या फिर उनके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को हम क्या कर रहे हैं, हार्म पहुँचा रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीज़न ये दिया हुआ है कि पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज बिहाइंड चाइल्ड लेबर। तो सिंगल कॉज नहीं होता है, और भी डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं जिससे कि बच्चों को काम करना पड़ता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, पेरेंट्स नहीं हैं, कोई संभालने के लिए नहीं है, पॉवर्टी एक सिंगल कॉज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उनके प्रिंसिपल्स को मैच करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हॉवर्ड ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए बी। तो ये आपका करेक्ट हो गया है। तो ए का 3 है। हॉवर्ड ने दी थी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हैविगर्स ने दी थी डेवलपमेंटल टास्क, फ्रूड ने दी थी आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड इडिपस कॉम्प्लेक्स जो हमारी थ्योरी थी फ्रूड की, पैवलोव ने दी थी कंडीशनिंग के बारे में। तो ये आपका जो ऑप्शंस है ये आपके सारे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरिड एट द नेशनल फैमिली वेलफेयर सेंटर। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शंस को फॉलो हेल्प करता है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी, मदर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी तो ऑलमोस्ट सेम है, केयर ऑफ वुमेन, मदर एंड बेबी केयर। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वही वैलिड ऑप्शन है। इसमें क्या बोला है कि गाइडेंस के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, गाइडेंस मीन्स टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट। बिल्कुल गलत। गाइड में मतलब कि आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो, आप समझा रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपको ये चीज़ करनी है मतलब करनी है, ये गाइडेंस नहीं होती। ठीक है, गाइडेंस कैन बी गिवन ओनली इन ग्रुप, बिल्कुल गलत है। आप सिंगल पर्सन को भी दे सकते हो गाइडेंस। गाइडेंस कैन बी गिवन ओनली टू वीक स्टूडेंट्स। तो सिर्फ वीक स्टूडेंट्स को ही हम गाइडेंस देते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल इन ग्रुप। ये ऑप्शन मुझे मोस्ट वैलिड ऑप्शन लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हो तो आप कोई ना कोई भी गलत ह्यूमर्स या फिर आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये तो गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। पॉजिटिव फैमिली डायनेमिक्स कैन फोस्टर हेल्दी डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका पॉजिटिव फैमिली इन्वायरमेंट रहेगा तो आपका डेवलपमेंट भी हेल्दी वे में होगा, सेल्फ एस्टीम भी आपका पॉजिटिव वे में होगा। डायनेमिक्स आर फोर्सेस दैट फंक्शन टू शेप एंड चेंज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इसमें 2 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं। देखो डी मैंने इसलिए टिक किया है कि असर्शन एंड रीज़न ये दोनों ही करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, तो ये दोनों ही ऑप्शन है। ए भी हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है कि ए ही आपका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि इसमें रीज़न में सिर्फ डायनामिक्स के बारे में बताया गया है कि डायनामिक क्या होता है। ठीक है, बट असर्शन में फैमिली डायनामिक्स के बारे में बताया गया है। तो मे बी ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट आपका जो रीज़न और असर्शन है ये दोनों ही करेक्ट है। तो बी और सी जिन्होंने मार्क किया है उनका आंसर गलत है। ए और सी 50-50 चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको क्या लगाना है, सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ आपको देख रहे हो, कोई भी चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना है। अगर नीड का ऑप्शन है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले नीड फाइंड आउट करने की, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की जो आपको करना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, नीड फाइंड आउट करोगे। अब नीड के यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, बी और सी, BADCE। बाकी सारी चीज़ें सी में, सिर्फ आपको CD में देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और ऑर्गेनाइज करोगे कंटेंट का। ठीक है, बिना सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज किए आप एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोस्ट वैलिड है। ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंडर अगर आप देखो तो इकोनॉमिक अब्यूज़ और सेक्शुअल अब्यूज़ दोनों ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आप देखो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है आपको सोशल रिसर्च को। तो अगर आपके रिपोर्ट राइटिंग का कहीं पे भी ऑप्शन है तो रिपोर्ट राइटिंग हमेशा लास्ट में होती है, उससे पहले ही आपके बाकी सारे स्टेप्स होते हैं। तो सिंपल स्टेप्स में सबसे फर्स्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, फिर डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा एनालिस करते हो। तो DBCNA दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिजेस थी उसको आपको लगाना था।
सबसे फर्स्ट क्या होता है, पॉली एंड्री। पॉली एंड्री यानी कि एक मेल, 1 मेल एंड 2 और मोर फीमेल्स। नेक्स्ट है मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब कि सिंगल मेल एंड सिंगल फीमेल। तो आपका 2 का ऑप्शन नंबर जो है वो, एक सेकेंड ना, सॉरी, 2 1 मेल एंड 1 फीमेल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर, कंफ्यूज हो, जस्ट अ सेकेंड, 1 मेल एंड 1 फीमेल, तो ए का होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1 मे जस्ट अ सेकेंड, 1 मेल एंड 1 फीमेल, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ मोनोगैमी। इसी से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 1 मेल एंड 2 एंड मोर फीमेल, तो बी का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3, जिसमें कि 2 एंड मोर फीमेल्स है और मेल एक ही है। थर्ड में क्या है, एक फीमेल और मोर देन 1 मेल है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ पॉली एंड्री। ठीक है, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट होता है, तो ऑथोरिटेटिव ही है जो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है। बाकी सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स कंपैरिजन टू ऑथोरिटेटिव अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहते और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड भी नहीं रहते। तो वो अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ चीज़ें करने की परमिशन देते हैं, बट पूरा फुल्ली परमिट नहीं करते। तो दैट्स द रीज़न जो आपको ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स है वो सबसे बेस्ट स्टाइलिंग मेथड बोला जाता है। हु डिफाइंस राइट एंड ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबोव होगा। रीज़न ये है क्योंकि क्रिमिनल लॉज क्या बताते हैं, पर्सन के क्राइम्स, लीगल पेनल्टीज़, ये सारी चीज़ों की नॉलेज देता है। सिविल लॉज पर्सन की प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ों का नॉलेज देता है। सर्विस लॉ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़, इन सब चीज़ों को हेल्प करता है। तो बेसिकली सारे मोर देन वन ऑफ द अबोव इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जनरली नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बट 10 to 12 इज़ द मोस्ट वैलिड ऑप्शन। अगर आप फ्लैश कार्ड यूज़ करते हो तो 10 to 12 एक रेंज होती है जिसमें आपकी यूज़ करते हो फ्लैश कार्ड्स को। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट लग रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीइंग, लर्निंग एंड डूइंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मेड लर्निंग एक्सपीरियंस कंप्लीटेड, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, बार्लन ने कौन सा मॉडल दिया था, तो वो ट्रांजैक्शनल मॉडल दिया था। रिसोर्सेज ऑफ मास कम्युनिकेशन आर, मुझे इसका ऑप्शन बी एंड सी लग रहा था, बट शायद ऑल ऑफ द अबोव भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो कहीं कहीं पे एज अ कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। ओवरऑल बी एंड सी तो फॉर श्योर है, अगर ए को भी कंसीडर करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन की सिर्फ एडवांटेज पूछा है। ठीक है, बी भी रिटन कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, बट वो उसका डिसएडवांटेज होता है। तो बी को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना था, सिर्फ आपको मास मीडिया के बारे में बताया गया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई, तो आपको इसको सिर्फ मैच करना था। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैसेज फ्लो, तो मास मीडिया में जो मैसेज का फ्लो रहता है वो कैसा होता है, 1 वे होता है। ठीक है, मास मीडिया में ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्सन, अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कोई चीज़ तो सामने वाले पर्सन भी बोलते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे, वो नहीं होता। तो मास कम्युनिकेशन में जो मैसेज का फ्लो होता है वो सिंगल होता है, 1 वे होता है। तो ए का ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर कम्युनिकेशन का कंटेंट कैसा रहता है, तो कम्युनिकेशन का कंटेंट आपका इंटरपोस्टेड रहता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फीडबैक कैसा रहता है मास कम्युनिकेशन में, बहुत लो रहता है। ठीक है, तो इसी से ही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रोल ऑफ कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन से आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और हेल्पफुल हो जाता है। आपको ये लेवल्स को लगाना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, सबसे फर्स्ट आएगा आपका ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे वर्क करती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विजुअल एड है, सिर्फ देखने वाला, बाकी 3 ऑप्शंस में आपका साउंड भी यूज़ हो रहा है, बट सिर्फ बी है जिसमें कि सिर्फ विजन यूज़ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को सीक्वेंस में लगाना था। इसके अकॉर्डिंग देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग सिर्फ ये है कि ऑप्शन नंबर जो ई है दैट इज़ ट्रीटमेंट, वो पहले आ रहा है किससे, ऑडियंस से, बट अगर आप देखो तो कई जगह डी को पहले होता है देन ई बाद में रहता है। बट हमको स्टार्टिंग की 3 चीज़ें कंफर्म पता है। सबसे फर्स्ट कम्युनिकेटर होता है, वो एक मैसेज के थ्रू क्या करता है,
मैसेज होता है, फिर वो मैसेज चैनल के थ्रू सप्लाई होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है, क्योंकि आपका सबसे फर्स्ट कम्युनिकेटर ही होता है। NGO हेल्प इन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है NGO का, यहाँ पे ये पूछा है। तो सेल्फ हेल्प तो बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ डी है आप उसको रिमूव कर दो, ऑप्शन नंबर ए पहले ही रिमूव हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हेल्पफुल रहता है, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करता है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होना चाहिए इसका, ए एंड बी करेक्ट होगा। ओके, तो सी भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो है वही करेक्ट होगा। इसमें लिखा है कि एबॉलिश द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म नहीं करता है बल्कि इंक्रीज़ कर देता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो हमारा बी ऑप्शन है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है, सी गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, हाँ इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, इसी से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, आपको ये डिफरेंट मेथड है कम्युनिकेशन के, उसमें क्या लगाना है, उसको मैच करना है कि किस टाइप के मेथड कहाँ पे किन जगह के लिए बेटर यूज़ होता है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में आप क्या करते हो, इंडिविजुअली सपोर्ट करते हो। इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, तो इसमें इंडिविजुअल सपोर्ट ज़्यादा रहता है। तो ए का ऑप्शन नंबर 2 इज़ कन्फर्म, इसी से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती है, तो देखो जोग्राफिकल लेवल आई वॉज नॉट श्योर, बट ए एंड बी कन्फर्म था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, इन बिटवीन 2000 टू 2001, तो बाकी ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको लिखना है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट लैक ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो ए बी एंड डी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत रॉय मेहता। विच मिनिस्ट्री ऑपरेट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये जो है आपके सारे कम्युनिटी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको देखती है। नेक्स्ट है वर्कशॉप मेथड इज़ इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन स्किल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्कशॉप ट्रेनिंग इज़ गिवन बाय एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको सीक्वेंस में लगाना है फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग ईयर, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन है। इसमें ये सारे नंबर्स हैं, ये भी मैंने लिख दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो आई होप ये जो मैंने आप लोगों को आंसर्स बताए हैं, जो सोल्यूशन है, ये 100% श्योर नहीं है कि करेक्ट होंगे, बट हाँ आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ से आप 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर चलो। अगर आपके लास्ट ईयर के कट ऑफ से 10 to 15 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका सेट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होगा यू कैन डू कमेंट, और अगर आप नेट सेट की कोचिंग कर रहे हैं होम साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो बैचेस हैं वो एग्ज़ाम्स डेट के 3 to 4 मंथ पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, या अगर क्वेश्चन लग रहा है कि मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिए, तो डू एक्सप्लेन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक अगर किसी टॉपिक की वीडियोस चाहिए देन डू कमेंट, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।